हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज रितेश। जब से इंटरनेट और वेब आए हैं तब से दुनिया ही बदल गई है। आज से 15-20 साल पहले कभी आपने सोचा था कि आप ऐसे घर बैठे बैठे फ्री में नेट से कोडिंग सीख सकते हो? मैंने तो कभी नहीं सोचा था, लेकिन आज जब ये सब हो रहा है तो एकदम नेचुरल लग रहा है। और ये सब पॉसिबल हुआ है वेब की वजह से। वेब एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसको यूज करके कोई भी एक प्रोग्राम दुनिया में किसी और प्रोग्राम से कम्युनिकेशन कर सकता है। जिन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पे वेब ऑपरेट करता है उन सबको हमने कंबाइन करके एक प्रोटोकॉल के फॉर्म में स्टैंडर्डाइज कर रखा है, जिसको हम HTTP प्रोटोकॉल बोलते हैं। आज के इस वीडियो में हम HTTP को एकदम टेक्निकल नजरिए से समझने वाले हैं और इसके साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि HTTP और HTTPS में फर्क क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए जो सबसे बेसिक क्वेश्चन मेरे सामने है वो ये है कि प्रोटोकॉल क्या होता है। तो एकदम सिंपल भाषा में प्रोटोकॉल का मतलब ये है कि ये सेट ऑफ रूल्स, जैसे कि पहले ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो एंड सो ऑन। जब एक ब्राउजर या फिर कोई भी एक फ्रंट एंड क्लाइंट बैकएंड को रिक्वेस्ट सेंड करता है तो बैकएंड उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके रेस्पॉन्स देता है। इस टाइप के कम्युनिकेशन को हम रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स साइकिल बोलते हैं और ये एक बेसिक तरीका है जिसको यूज करके कंप्यूटर प्रोग्राम्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं। इसके अलावा एक और तरीका होता है जिसमें कोई एक प्रोग्राम रिक्वेस्ट इनिशिएट नहीं करता बल्कि सर्वर अपने आप ही डाटा को ब्रॉडकास्ट करता है। इसका जो सबसे अच्छा एग्जांपल है वो है नोटिफिकेशंस आना। अब हमारे फोन में जो भी नोटिफिकेशंस आते हैं वो इस तरह से आते हैं कि सर्वर ने अपने आप ही कोई डाटा ब्रॉडकास्ट कर दिया है डिवाइसेस को या प्रोग्राम्स को। HTTP जो प्रोटोकॉल है ये एक रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स साइकिल प्रोटोकॉल है, मतलब कि इसमें कोई भी एक क्लाइंट एक रिक्वेस्ट इनिशिएट करेगा और बैकएंड सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके रेस्पॉन्स देगा। जब तक बैकएंड रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके रेस्पॉन्स नहीं देता तब तक आपका क्लाइंट वेट कर रहा होता है। तो ऐसा नहीं है कि सर्वर रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने में कितना भी टाइम ले सकता है। जनरली हमें जो रेस्पॉन्स मिलता है वो मिली सेकेंड्स में मिल जाता है। अगर मतलब ज्यादा टाइम लगता है रेस्पॉन्स लेने में तो यूजर एक्सपीरियंस काफी खराब हो जाएगा। आप खुद ही इमेजिन करो कि एक यूजर वेट कर रहा है 2 मिनट तक और 2 मिनट तक उसको कोई रेस्पॉन्स ही नहीं आया, वहां पे लोडर का बटन घूम रहा है। आप चाहो तो खुद भी किसी HTTP रिक्वेस्ट या रेस्पॉन्स को देख सकते हो। आप खुद किसी वेबसाइट पे चले जाओ, वहां पे जाके आप राइट क्लिक करो पेज पे और पेज पे राइट क्लिक करने के बाद आप इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन कर लो। इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन करने के बाद आप नेटवर्क टैब पे स्विच हो जाओ और फिर आप पेज को रिफ्रेश कर दो। आप जैसे ही पेज को रिफ्रेश करोगे आपको बहुत सारी HTTP रिक्वेस्ट वहां पे दिखने लगेंगी। तो हम क्या करते हैं, हम इसमें से कोई भी एक सिंपल सी रिक्वेस्ट ले लेते हैं और ये समझते हैं कि HTTP प्रोटोकॉल क्या है और उसका टेक्निकलिटीज क्या है। तो एक जो HTTP रिक्वेस्ट होती है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला जो है वो है रिक्वेस्ट लाइन, दूसरा है रिक्वेस्ट हेडर्स और तीसरा है रिक्वेस्ट बॉडी। रिक्वेस्ट लाइन 2 चीजों को कंबाइन करके बनती है। पहला तो है आपका केस सेंसिटिव रिक्वेस्ट मेथड, फिर आप एक स्पेस दोगे और स्पेस देने के बाद आप एक URL दोगे। तो जो URL होता है, अब आपको पता ही है कि URL किसी रिसोर्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने का काम करता है। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट URL का मतलब ये है कि हम किस रिसोर्स को रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर्वर से। और रिक्वेस्ट मेथड को हम जनरली वर्ब भी बोलते हैं। वर्ब एक मतलब इंग्लिश का वर्ब हो गया कि आप उस रिसोर्स पे क्या एक्शन लेना चाह रहे हो। जैसे कि यहाँ पे गेट का यूज हुआ है। गेट मतलब कि आप सर्वर से कोई डाटा मांग रहे हो। HTTP स्पेसिफिकेशन के अंदर टोटल 9 टाइप के रिक्वेस्ट मेथड्स डिफाइंड है और ये उन सब की लिस्ट है। इसमें जो हमारे काम के हैं वो है गेट, पुट, पोस्ट एंड डिलीट। तो गेट का मतलब ये होता है कि आप सर्वर से कुछ मांग रहे हो। पुट का मतलब ये हो गया कि आप सर्वर पे कोई डाटा सेंड करना चाह रहे हो, तो वहां पे जो ऑलरेडी रिसोर्स एग्जिस्ट करता है आप उसको मॉडिफाई करना चाह रहे हो या अपडेट करना चाह रहे हो। पोस्ट का मतलब ये होता है कि आप सर्वर को कोई डाटा सेंड कर रहे हो और वहां पे कोई रिसोर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, आप ऑलरेडी एक नया रिसोर्स बनाना चाह रहे हो तो आप पोस्ट यूज करोगे। और डिलीट मतलब ये हो गया कि वहां पे कोई भी एक सर्वर पे रिसोर्स है, आप उसको डिलीट करना चाह रहे हो। इसके अलावा बाकी जो रिक्वेस्ट मेथड्स होते हैं वो जनरली ब्राउजर इंटरनली यूज करता है। जैसे कि ऑप्शंस मतलब ये हो गया कि वो ये चेक कर रहा है कि यार ब्राउजर में कॉर्स सपोर्टेड है या नहीं है। रिक्वेस्ट लाइन के बाद आते हैं रिक्वेस्ट हेडर्स। रिक्वेस्ट हेडर्स को यूज करके हम कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं सर्वर को। एडिशनल इंफॉर्मेशन मतलब मेटा डाटा, मतलब कि उस रिक्वेस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। HTTP स्पेसिफिकेशन के अंदर बहुत सारे रिक्वेस्ट हेडर्स डिफाइंड है, ये उन सब की लिस्ट है, बट हमें इनको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। हम इनको ना एकदम ओवरव्यू तरीके से समझते हैं या कंसेप्चुअल तरीके से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो कंटेंट टाइप हेडर यूज हो रहा है, इसका मतलब ये है कि जो रिक्वेस्ट बॉडी है आपकी उसके कंटेंट का टाइप क्या है। जैसे कि टेक्स्ट HTML मतलब कि जो रिक्वेस्ट बॉडी है वो एक HTML फॉर्म में है। एप्लीकेशन JSON मतलब कि जो आपकी रिक्वेस्ट बॉडी है वो एक JSON के फॉर्म में है। आप ऑथराइजेशन हेडर को यूज कर सकते हो और ऑथराइजेशन हेडर का मतलब ये होता है कि जैसे लॉगिन कर लिया आपने और लॉगिन करने के बाद आपको जो टोकन मिल जाता है या कुछ भी मिल जाता है तो आप उस टोकन को ऑथराइजेशन हेडर में पास कर सकते हो। ऑथराइजेशन एड्रेस को यूज करके कोई एक क्लाइंट
बैकएंड को अपनी आइडेंटिटी ऑथराइज करा सकता है कि हाँ मैं ये बंदा हूँ और मैं इस रिसोर्स को एक्सेस कर रहा हूँ। और इसके अलावा और भी बहुत सारे रिक्वेस्ट एड्रेस होते हैं, जैसे कि एक्सेप्ट हो गया। एक्सेप्ट मतलब कि क्लाइंट किस किस टाइप के डाटा को एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये जो रिक्वेस्ट एड्रेस होते हैं इनको ब्राउजर अपने आप ही मैनेज करता है, हमें इन सब को ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। जो हमारे सबसे कॉमन रिक्वेस्ट एड्रेस जो हम यूज करते हैं वो होते हैं जैसे कि कंटेंट टाइप हो गया, ऑथराइजेशन हो गया, एक्सेप्ट हो गया। ये 3-4 एड्रेस को हम मोस्टली यूज करते हैं। और इसकी जो सबसे खास बात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि हम अपने कस्टम एड्रेस भी बना सकते हैं। कस्टम एड्रेस मतलब कि जैसे मान लो कि मेरे पास एक एप्लीकेशन है और उस एप्लीकेशन में मेरे को एक टोकन का हेडर चाहिए, तो मैं अपना एक टोकन का भी हेडर बना सकता हूं और वो टोकन बैकएंड को भी पास कर सकता हूं हेडर में कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा रोल आता है रिक्वेस्ट एड्रेस का कि हम अपने कस्टम एड्रेस बनाए अगर हमें जरूरत है तो। फिर रिक्वेस्ट एड्रेस के बाद आते हैं रिक्वेस्ट बॉडी। रिक्वेस्ट बॉडी में वो डाटा होता है जो हम सर्वर को सेंड करना चाहते हैं। जैसे कि मान लो कि मुझे एक अकाउंट बनाना है यूजर का, तो जब मुझे यूजर का अकाउंट बनाना होगा तो उसका नाम क्या है, उसका ईमेल एड्रेस क्या है, उसका पासवर्ड क्या है, ये जितनी भी डिटेल्स हैं ये सब मैं एक रिक्वेस्ट बॉडी में सर्वर को सेंड करूंगा। अब जो रिक्वेस्ट बॉडी होती है उसका टाइप कुछ भी हो सकता है, मतलब उसमें मैं सिंपल प्लेन टेक्स्ट डाटा भी सेंड कर सकता हूं, उसमें मैं HTML डाटा भी सेंड कर सकता हूं, उसमें मैं JSON का डाटा भी सेंड कर सकता हूं। तो जिस भी टाइप का मैं डाटा सेंड करूंगा रिक्वेस्ट बॉडी में, उस टाइप का मैं कंटेंट टाइप का हेडर यूज करूंगा रिक्वेस्ट हेडर्स में, जिसको देख के सर्वर ये समझ जाएगा कि रिक्वेस्ट बॉडी का टाइप क्या है, फिर उसके हिसाब से वो रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा। तो जो रिक्वेस्ट बॉडी होती है वो हर एक रिक्वेस्ट मेथड में काम नहीं आती। जैसे कि मान लो गेट है, सर्वर को क्या ही रिक्वेस्ट सेंड करोगे, वहां पे तो आप खुद सर्वर से कुछ डाटा मांग रहे हो। जो रिक्वेस्ट बॉडी होती है वो मोस्टली पुट, पोस्ट और डिलीट में ही यूज होती है। अब पुट और पोस्ट में तो आप किसी रिसोर्स को या तो अपडेट कर रहे हो या क्रिएट कर रहे हो, तो वहां पे तो आपको रिक्वेस्ट बॉडी सेंड करनी ही पड़ेगी। और डिलीट में भी हम कभी कभी रिक्वेस्ट बॉडी को यूज कर लेते हैं। मान लो कि जैसे आपको कोई रिसोर्स डिलीट करना है या 10 ईमेल आपको डिलीट करना है, तो वो जो 10 ईमेल आपको डिलीट करने हैं उन सब की आईडीज को आप एज ए रिक्वेस्ट बॉडी में सेंड कर सकते हो और फिर सर्वर उस बॉडी को पढ़ के ईमेल डिलीट कर देगा। बैकएंड सर्वर किसी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके एक रेस्पॉन्स जनरेट करता है HTTP रेस्पॉन्स के फॉर्म में। मतलब जो रेस्पॉन्स होता है वो भी एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के तरीके से ही रेस्पॉन्स जनरेट होता है। HTTP रेस्पॉन्स के भी 3 ही पार्ट्स होते हैं। जो सबसे पहला पार्ट है वो है स्टेटस लाइन, दूसरा है आपका रेस्पॉन्स हेडर्स और तीसरा है आपका रेस्पॉन्स बॉडी। स्टेटस लाइन 2 चीजों से मिलकर बनती है। पहला तो है आपका HTTP वर्जन, फिर स्पेस और फिर उसके बाद स्टेटस कोड। अब HTTP वर्जन तो ठीक है, बट हमें जिससे यहाँ पे मतलब है वो है स्टेटस कोड। स्टेटस कोड ये बताता है कि रिक्वेस्ट की प्रोसेसिंग का स्टेटस क्या है, और इस स्टेटस कोड को ही आइडेंटिफाई करके क्लाइंट ये पता लगा सकता है कि रिक्वेस्ट सक्सेसफुली प्रोसेस हुई है या फिर उसकी प्रोसेसिंग में कोई दिक्कत आ गई है। HTTP स्पेसिफिकेशन के अंदर टोटल इतने टाइप के स्टेटस कोड्स डिफाइंड है। अब अगेन मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि इनको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, हम इनको समझते हैं कंसेप्चुअली। जो स्टेटस कोड है उनको 4 मेजर कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। जो सबसे पहली कैटेगरी है वो है 2xx। अब 2xx के अंदर आपको 200 मिलेगा, 201 मिलेगा, 202 मिलेगा, 204 मिलेगा। ये सारे स्टेटस कोड मिलते हैं आपको 2xx के अंदर। तो इन सब का मतलब क्या है, थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं। 200 मतलब ये है कि जो भी आपने रिक्वेस्ट सेंड करी है वो सक्सेसफुली प्रोसेस हो गई है, फुल एंड फाइनल उसकी प्रोसेसिंग डन है। 201 जनरली आप जब पोस्ट सेंड करते हो कोई रिसोर्स क्रिएट करने के लिए, तब सर्वर आपको 201 एज ए रेस्पॉन्स देता है। तो 201 मतलब ये हो गया कि आपने जो भी रिसोर्स को क्रिएट करने का बोला था वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, और 201 में आपको जो रिसोर्स क्रिएट हुआ है उसका URL एज ए रेस्पॉन्स मिलता है आपको। तो आप उस URL को यूज करके वापस से उस नए रिसोर्स को एक्सेस कर सकते हो जो नया क्रिएट हुआ है। 204 मतलब ये होता है कि जो आपका रेस्पॉन्स है उसके अंदर कोई रेस्पॉन्स बॉडी नहीं है। और ये भी बहुत ही कॉमन सी बात है कि आपने कोई रिक्वेस्ट सेंड करी और सर्वर ने उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस तो कर लिया, बट कोई रेस्पॉन्स बॉडी नहीं है। जैसे मान लो आपने एक ईमेल स्टेटमेंट के लिए रिक्वेस्ट सेंड करी कि आपके ईमेल पे एक बैंक का स्टेटमेंट आ जाए, तो जब आप ऐसी रिक्वेस्ट को सेंड करोगे तो वहां पे आपको रेस्पॉन्स में तो शायद कुछ मिलेगा ही नहीं। सर्वर क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, अपना स्टेटमेंट जनरेट करेगा और आपको वो ईमेल कर देगा। उस रिक्वेस्ट में आपको वो कोई रेस्पॉन्स बॉडी सेंड नहीं करेगा। जो सेकंड कैटेगरी है रेस्पॉन्स हेडर्स की वो है 3xx। 3xx मतलब ये कि जो रिसोर्स को आप एक्सेस करना चाह रहे हो उसकी लोकेशन चेंज हो गई है, और अब जो वो नया लोकेशन है वो एक नए URL पे एक्सेसिबल है। मतलब लोकेशन चेंज हो गई है, मतलब कि ऑब्वियसली उसका URL चेंज हो गया है। तो जो आपको 3xx रेस्पॉन्स मिलता है उसमें आपको नई लोकेशन भी मिलती है। तो जनरली क्लाइंट क्या करते हैं ना कि वो जो नई लोकेशन होती है उस पर यूजर्स को रिडायरेक्ट कर देते हैं। तो जो भी रिडायरेक्शन के केसेस होते हैं कि पहले यहाँ से यहाँ रिडायरेक्ट हुआ, फिर यहाँ से यहाँ रिडायरेक्ट हुआ, वो सारे केसेस 3xx कैटेगरी के स्टेटस कोड
कोड से ही हैंडल होते हैं। जो थर्ड कैटेगरी है स्टेटस कोड्स की वो है 4xx। 4xx का मतलब ये है कि सर्वर आपको ये बताना चाह रहा है कि क्लाइंट भाई आपकी रिक्वेस्ट में कोई दिक्कत है, पहले आप उस रिक्वेस्ट की दिक्कत को सही करो, उसके बाद ही मैं रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर सकता हूं। अब दिक्कत किस टाइप की हो सकती है, जैसे मान लो आपको लॉगिन करना है, तो लॉगिन करने में यूजर नेम और पासवर्ड दोनों चाहिए, बट क्लाइंट ने सिर्फ यूजर नेम सेंड किया है, पासवर्ड तो सेंड ही नहीं किया है। तो जब तक क्लाइंट पासवर्ड को सेंड नहीं करेगा, सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक मैंडेटरी पैरामीटर है। क्लाइंट पासवर्ड को सेंड करेगा सर्वर को, तो सर्वर यूजर नेम पासवर्ड को मैच करके ये बता देगा कि हाँ आपका लॉगिन सक्सेसफुल हो गया है और आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। तो 4xx कैटेगरी के अंदर भी कुछ स्टेटस कोड्स हैं, जैसे कि 400 का मतलब होता है बैड रिक्वेस्ट, मतलब कि जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया वो बैड रिक्वेस्ट का केस है। 404 का मतलब होता है नॉट फाउंड। इसका मतलब यह है कि जो भी आपने यूआरएल दिया है वो इनवैलिड है और उस यूआरएल पे कोई भी रिसोर्स एग्जिस्ट करता ही नहीं है। और जो सबसे लास्ट कैटेगरी है स्टेटस कोड्स की वो है 5xx। 5xx का मतलब ये होता है कि रिक्वेस्ट में कोई भी दिक्कत नहीं है, रिक्वेस्ट एकदम सही है, बट सर्वर के अंदर कोई टेम्पररी एरर आ गई है जिस वजह से वो रिक्वेस्ट को प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। अब टेम्पररी एरर जैसे कि क्या हो सकती है, मान लो कि एप्लीकेशन के डेटाबेस में कुछ दिक्कत है और वो थोड़े टाइम के लिए डाउन हो गया है, तो उस केस में जो बैकएंड सर्वर है वो डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकता। तो इस केस में सर्वर आपको 5xx एरर कोड्स थ्रो करेगा, ये बताने के लिए कि इट्स ए टेम्पररी इशू। और इस केस में क्लाइंट्स को जनरली रिक्वेस्ट को रिट्राई करना चाहिए। क्लाइंट जब रिक्वेस्ट को रिट्राई करता है तो ऐसा हो सकता है कि सर्वर में एरर फिक्स हो गई हो और आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली प्रोसेस हो गई हो। 5xx के केस में तो आपको रिट्राई करना चाहिए और 4xx के केस में आपको रिट्राई नहीं करना चाहिए। अब 5xx के अंदर भी कुछ स्टेटस कोड्स होते हैं, जैसे कि 500 का मतलब यहाँ पे ये है कि इंटरनल सर्वर एरर, मतलब कि सर्वर फेल हो गया है, जैसे डेटाबेस डाउन है। 503 मतलब ये कि सर्विस टेम्पररीली अनअवेलेबल, मतलब कि जैसे अगर आपने कोई रिवर्स प्रॉक्सी यूज करी है तो वो प्रॉक्सी जो है वो सर्वर तक नहीं पहुंच पा रही है, जैसे कि आपने कुछ सीडीएन वगैरह यूज करा है तो सीडीएन जो है वो आपके सर्वर को एक्सेस नहीं कर पा रहा है। मतलब ये थोड़ी एडवांस चीजें हैं, अभी शायद आपको थोड़ा सा समझ में ना आए। अगर ऐसा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दो, बट हम इसको एकदम डिटेल में भी समझेंगे जब हम एक एप्लीकेशन को कोड करेंगे। जब हम कोड करेंगे तो तब आपको एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो जाएगा और आप उसको अच्छे से समझ पाओगे। स्टेटस लाइन के बाद जो HTTP रेस्पॉन्स का नेक्स्ट पार्ट है वो है रेस्पॉन्स हेडर्स। रेस्पॉन्स हेडर्स भी रिक्वेस्ट हेडर्स की तरह ही होते हैं। रेस्पॉन्स हेडर्स को यूज करके सर्वर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन सेंड कर सकता है क्लाइंट्स को। रेस्पॉन्स हेडर्स एक तरीके से आपके रेस्पॉन्स की प्रॉपर्टीज बताते हैं। HTTP स्पेसिफिकेशन में कुछ स्टैंडर्ड रेस्पॉन्स हेडर्स डिफाइंड है, बट हम उन सबको यूज नहीं करते। क्लाइंट अपने आप ही रेस्पॉन्स हेडर्स को हैंडल कर लेता है। हम तो मोस्टली मैक्सिमम 3-4 हेडर्स को यूज करते हैं, तो उनको एक बार देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास है कंटेंट टाइप। तो कंटेंट टाइप का मतलब ये होता है कि जो सर्वर ने आपको डाटा सेंड करा है उसके कंटेंट का टाइप क्या है। अगर कोई HTML डाटा सेंड करा है तो वहां पे आपको टेक्स्ट HTML एज ए कंटेंट टाइप हेडर मिलेगा। अगर सर्वर ने कोई जेसन डाटा सेंड करा है तो वहां पे आपको एप्लीकेशन जेसन मिलेगा। उसके बाद जो मेरे पास यहाँ पे है वो है सेट कुकी। सेट कुकी रेस्पॉन्स हेडर को यूज करके सर्वर कुछ कुकी सेट कर सकता है क्लाइंट पे। जैसे कि अगर सर्वर को कोई यूजर आईडी की कुकी सेट करनी है तो वो इस तरीके से सेट कुकी का हेडर पास करेगा, फिर क्लाइंट इस हेडर को अंडरस्टैंड करके एक कुकी सेट कर देगा क्लाइंट में। और यहाँ पे मेरे पास है कैश कंट्रोल। तो कैश कंट्रोल हेडर को यूज करके सर्वर ये बताता है कि जो रेस्पॉन्स है वो कैशेबल है या नहीं है। कैश कंट्रोल हेडर को क्लाइंट रीड करता है और उसको रीड करने के बाद वो ये समझ लेता है कि रेस्पॉन्स को उसे कैश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर कैश करना चाहिए तो कितनी देर तक कैश करना चाहिए। रेस्पॉन्स हेडर्स की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जैसे हमने कस्टम रिक्वेस्ट हेडर्स को डिफाइन किया था, उसी तरीके से हम कस्टम रेस्पॉन्स हेडर्स को भी डिफाइन कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन के यूज केस के हिसाब से। अगर मुझे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन सेंड करनी है अपने एप्लीकेशन से, मान लो कि जैसे कोई सर्वर टोकन सेंड करना है, तो मैं एक एक्स सर्वर टोकन नाम का हेडर बना सकता हूं और ये कस्टम रेस्पॉन्स हेडर है जिसको मेरे एप्लीकेशन के फ्रंट एंड के क्लाइंट्स अंडरस्टैंड कर सकते हैं। रेस्पॉन्स हेडर्स के बाद जो HTTP रेस्पॉन्स का नेक्स्ट पार्ट है और जो फाइनल पार्ट है वो है रेस्पॉन्स बॉडी। अगेन रेस्पॉन्स बॉडी में सर्वर वो डाटा सेंड करता है जो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया है सर्वर से। जैसे कि मान लो कि अगर मैं किसी इमेज को गेट कर रहा हूं तो रेस्पॉन्स बॉडी में आपको इमेज का डाटा मिलेगा। अगर मैंने पोस्ट मेथड को यूज करके किसी रिसोर्स को क्रिएट किया है तो आपको रेस्पॉन्स बॉडी में रिसोर्स की डिटेल्स मिलेंगी, जो नया रिसोर्स क्रिएट हुआ है। और अगर रिक्वेस्ट की प्रोसेसिंग में एरर आ जाती है तो आपको रेस्पॉन्स बॉडी में एरर की डिटेल्स भी मिलेंगी।
सर्वर आपको एरर की डिटेल सेंड करता है ताकि क्लाइंट ये अंडरस्टैंड कर सके कि एरर का टाइप क्या है और एरर क्यों आई है, ताकि वो एरर मैसेज यूजर को भी दिखा सके। अब इतने सारे रिक्वेस्ट एड्रेस हो गए, इतने सारे रेस्पॉन्स एड्रेस हो गए, स्टेटस कोड्स हो गए, तो शायद आपको ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बट ऐसा है नहीं। हमको ना इसको रटने की जरूरत नहीं है, हमको इसको एज ए कंसेप्ट समझना है कि ये सारी चीजें किन किन केसेस में यूज आती हैं और इनको क्यों यूज किया जाता है। अगर हम इसका एक बार कंसेप्ट समझ लेंगे तो जब हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को बिल्ड करने जाएंगे तो वहां पे हमारे यूज केस के हिसाब से हम इन सारे कंसेप्ट्स को यूज करते हैं। जो भी हम एप्लीकेशन बनाते हैं वो एप्लीकेशन ऐसा तो नहीं है कि हम कहीं से कॉपी कर सकते हैं, वो एक फ्रेश एप्लीकेशन बनती है, तो उनमें हम इन्हीं सारे कंसेप्ट्स को यूज करके ही एप्लीकेशन बनाते हैं। अभी जैसे आप यूट्यूब पे जो वीडियो देख रहे हो वो भी इन्हीं सब कंसेप्ट्स को यूज करके ही बना हुआ है। अगर यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई है रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स के बारे में, तो यही है एक HTTP प्रोटोकॉल का टेक्निकल ओवरव्यू। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दो। अब आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि HTTP और HTTPS में डिफरेंस क्या होता है। जो HTTP प्रोटोकॉल है, HTTP प्रोटोकॉल के अंदर एक बहुत ही मेजर इशू है और वो इशू ये है कि जो क्लाइंट और सर्वर के बीच में डाटा ट्रांसफर होता है वो एकदम प्लेन टेक्स्ट में होता है। अब प्लेन टेक्स्ट में डाटा होने से आप खुद ही समझ सकते हो कि कितनी बड़ी दिक्कत हो सकती है। जो हमारे इंटरनेट बैंकिंग के यूजर नेम पासवर्ड्स हैं, जो हमारे क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स हैं, उनको कोई भी हैकर बीच में इंटरसेप्ट कर सकता है और उन डिटेल्स को पढ़ के फेक ट्रांजेक्शंस कर सकता है या कुछ भी कर सकता है। इसी मेजर इशू को सॉल्व करने के लिए HTTPS को लेके आए थे मार्केट में, और यहाँ पे S का मतलब होता है सिक्योर। अब सिक्योर मतलब क्या? तो जब भी क्लाइंट बैकएंड को डाटा सेंड करेगा तो वो डाटा को इंक्रिप्ट करेगा और बैकएंड उस डाटा को डिक्रिप्ट करता है। वैसे ही जब बैकएंड क्लाइंट को डाटा सेंड करेगा तो वो डाटा को इंक्रिप्ट करके सेंड करेगा और क्लाइंट उस डाटा को डिक्रिप्ट करता है। तो इस केस में क्या होता है ना कि अगर मान लो कि कोई हैकर बीच में है भी और वो डाटा को इंटरसेप्ट कर लेता है तो उसको एक इंक्रिप्टेड फॉर्म में ही डाटा दिखेगा और उस डाटा का एक्चुअल मतलब क्या है वो कभी हैकर को पता ही नहीं चलेगा। तो इसीलिए HTTPS को हम एकदम सिक्योर मानते हैं और HTTPS ही यूज हो रहा है आज मेजरली दुनिया में। अगर आप कहीं पे देखते हो कि आप HTTP यूज कर रहे हो और वहां पे अगर आप कोई अपनी सिक्योर इंफॉर्मेशन डाल रहे हो तो मत डालना, वहां पे बिल्कुल मत डालना, पक्का ये कोई ट्रैप है। आप अपने कार्ड की डिटेल्स या फिर बैंक अकाउंट की डिटेल्स या फिर कोई भी एक ऐसे सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स को कभी भी HTTP पे यूज मत करना। अब इंटरनली ये इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन कैसे काम करता है, इसमें कौन सी इंक्रिप्शन की यूज होती है, ये सब थोड़ा डीप टॉपिक है। अगर आपको इन सब की भी डिटेल चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दो, हो सकता है मैं इस पे एक नया वीडियो बना दूं अगर रेस्पॉन्स अच्छा आया तो। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज के टॉपिक के अंदर कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड एंजॉय लाइफ। बाय।